अब अगर मान लीजिए मेरा एफ एन एन है और जी एन एन स्क्वायर है, तो मैं यहां पर बोल सकता हूं एफ एन इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ जी एन, एफ एन इज इक्वल टू बिग ऑफ जी एन, या जी एन इज इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ एफ एन, ठीक है ना। बट एफ एन इज नॉट इक्वल टू थीटा ऑफ जी एन एंड जी एन इज नॉट इक्वल टू थीटा ऑफ एफ एन, रिलेशनशिप नहीं होगी यहाँ पर। अब देखिए अगर एफ एन मेरा एन स्क्वायर होता और जी एन मेरा 2 पावर एन होता, तो ये मुझे पता है कि आपका एक्सपोनेंशियल की जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ होती है वो पॉलिनोमियल से ज्यादा होती है। एन स्क्वायर का एन स्क्वायर आपका एक सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और 2 पावर एन आपका एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल की ग्रोथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये थीटा तो होंगे नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों फंक्शंस एक दूसरे से कांस्टेंट से डिफर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। आप इस एक कांस्टेंट की हेल्प लेकर के इनको अपर बाउंड और लोअर बाउंड नहीं कर सकते हैं, तो ये आपकी थीटा तो होंगे नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप एन की लार्ज वैल्यू लेंगे तो आपका ये वाला फंक्शन बीट करेगा इस फंक्शन को, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं एफ एन इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ जी एन, ठीक है ना, या फिर जी एन इज इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ एफ एन, लेकिन ये थीटा नहीं होंगे, एफ एन इज नॉट इक्वल टू थीटा ऑफ जी एन, ठीक है ना, तो ये थीटा नहीं होंगे। अब यहाँ पर फिर से हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये n पावर n है, यानी वेरिएबल पावर वेरिएबल है और ये कांस्टेंट पावर वेरिएबल है, तो यहाँ पर ये वाला फंक्शन n की हायर वैल्यू के लिए बीट कर जाएगा इस फंक्शन को। जैसे कि चेक करते हैं, यहाँ मान लीजिए मैं n ले रहा हूँ, यहाँ एफ एन है और यहाँ आपका जी एन है। अगर मैं n की वैल्यू 1 लेता हूँ तो ये मेरा 1 हो जाएगा, ये मेरा 2 हो जाएगा, n की वैल्यू 2 लेने पर ये मेरा 4 हो जाएगा और ये मेरा 4 हो जाएगा, n की वैल्यू 3 लेने पर ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं ऐसा क्या तो मैं यहाँ पर ऐसा बोल सकता हूँ कि आफ्टर n इज इक्वल टू 2 ये फंक्शन लार्जर होगा और ये फंक्शन आपका स्मॉलर होगा। तो मैं ऐसा क्लेम कर सकता हूँ n पावर n इज ग्रेटर देन 2 पावर n आफ्टर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मेरी यहाँ पर मैं कांस्टेंट टाइम लेता था तो c की वैल्यू मेरी हो जाएगी यहाँ पर 1 और n नॉट की वैल्यू मेरी हो जाएगी 2, ठीक है ना। c की वैल्यू 1 हो जाएगी, n नॉट की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 2 पावर n इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ n पावर n, या n पावर n इज इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ 2 पावर n, लेकिन ये थीटा नहीं होंगे क्योंकि दोनों फंक्शंस एक दूसरे से कांस्टेंट से रिलेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर थीटा वाली कंडीशन को पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आप इसको कांस्टेंट की हेल्प ले करके इस फंक्शन को ग्रेटर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं n पावर n is greater than n power n is less than equal to some constant c पावर 2 पावर n, ये आपका रिलेशनशिप कभी भी होल्ड नहीं करेगा, ठीक है ना। देखिए रिलेशनशिप आपका क्या होगा, रिलेशनशिप आपका ऑलवेज ये होल्ड करेगा, ठीक है ना। ये इक्वल भी हो सकता है, जैसे कि n इज इक्वल टू 2 पर आपने देखा ये आपका क्या था, आपका ये इक्वल था। यहाँ पर हमने क्या देखा, ये कांस्टेंट की वैल्यू हमने क्या ली थी, कांस्टेंट की वैल्यू हमने यहाँ पर 1 ली थी, ठीक है ना। तो ये आपका कभी भी ट्रू नहीं होगा। आप ऐसा कोई भी कांस्टेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं जिसको कि आप 2 पावर n से मल्टीप्लाई करें और वो फंक्शन आपका लार्जर हो जाए फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, ठीक है ना। आप ऐसा कोई कांस्टेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते जिसको कि आप 2 पावर n से मल्टीप्लाई करें देन आपका c इंटू 2 पावर n ग्रेटर हो जाए n पावर n से फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। तो इसलिए ये आपका इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा, तो ये कंडीशन आपका फेल कर जाएगा, इसलिए ये fn और gn एक दूसरे के थीटा नहीं होंगे। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि आइदर 2 पावर n इज इक्वल टू बिग ऑफ n पावर n या n पावर n इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ 2 पावर n। लेकिन मान लीजिए कि अगर अब जब ये वाली कंडीशन आपका कभी सेटिस्फाइड नहीं होगी तो ये आपका थीटा नहीं होगा, ठीक है ना। अब ये कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, थीटा ऑफ 1। थीटा ऑफ 1 का मतलब है कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो थीटा ऑफ 1 आप लिख सकते हैं या इसको कोई कांस्टेंट लिख सकते हैं, या मान लीजिए कांस्टेंट आपका 1000 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है ना। तो ये थीटा ऑफ 1 का मतलब है कोई कांस्टेंट और इसको बोलते हैं कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये जो हमने फंक्शन को इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, या आप ऐसा बोल सकते हैं इनको हमने एसिम्प्टोटिक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, एसिम्प्टोटिक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। देखिए फंक्शन का इंक्रीजिंग ऑर्डर अलग बात है और एसिम्प्टोटिक इंक्रीजिंग ऑर्डर अलग बात है। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपको पता है कि n स्क्वायर से बड़ा होगा n स्क्वायर प्लस 1 फंक्शन और इससे बड़ा होगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 फंक्शन, ठीक है ना, और इससे बड़ा होगा आपका n पावर लेट से 9,
है ना, इससे बड़ा होगा n पावर 9। तो ये फंक्शंस का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये इन फंक्शंस का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। लेकिन एसिम्प्टोटिकली अगर हम बात करें तो एसिम्प्टोटिकली ये फंक्शन, ये देखिए यहाँ पर डोमिनेंट टर्म आपका ये हो जाएगा, तो इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर डोमिनेंट टर्म ये हो जाएगा तो आप इनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो एसिम्प्टोटिकली ये तीनों फंक्शंस आपके सेम हो गए। तो अगर इन फंक्शंस का इंक्रीजिंग ऑर्डर देखें तो फंक्शंस का इंक्रीजिंग ऑर्डर आपका ये हो जाएगा। लेकिन अगर हम एसिम्प्टोटिक इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन तीनों ही फंक्शंस का एसिम्प्टोटिक ऑर्डर हो जाएगा थीटा ऑफ n स्क्वायर इज ग्रेटर देन, और इसका एसिम्प्टोटिक इंक्रीजिंग ऑर्डर, एसिम्प्टोटिक ऑर्डर हो जाएगा थीटा ऑफ n पावर 9, ठीक है ना। तो एसिम्प्टोटिकली ये तीनों फंक्शंस आपके इक्वल हैं, ठीक है ना, एसिम्प्टोटिकली ये तीनों फंक्शंस इक्वल हैं, लेकिन फंक्शन वाइज आपकी वैल्यू वाइज आपके ये फंक्शन इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो ये फंक्शंस का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, लेकिन एसिम्प्टोटिक इंक्रीजिंग ऑर्डर की अगर हम बात करें तो इन तीनों को हम एक जगह पर रखेंगे, क्योंकि इन तीनों का ही जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है वो थीटा ऑफ n स्क्वायर है, सेम है। तो एसिम्प्टोटिकली इक्वल है, वैल्यू वाइज इक्वल नहीं है, लेकिन एसिम्प्टोटिकली इक्वल है, क्योंकि तीनों ही कांस्टेंट से डिफर कर रहे हैं। आप एक कांस्टेंट को वेरी करा करके इनमें से किसी भी फंक्शंस को किसी दूसरे की हेल्प से लोअर बाउंड और अपर बाउंड कर सकते हैं, तो इसलिए एसिम्प्टोटिकली इक्वल होंगे। तो यहां पर जो हमने ये ऑर्डर लिखा है, ये ऑर्डर आपका एसिम्प्टोटिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है, ठीक है। बोला जाता है लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पर किस किस टाइप के आप हो सकते हैं, जैसे कि log n हो सकता है, या मान लीजिए log n प्लस सम कांस्टेंट के, मान लीजिए कांस्टेंट आप 5 ले सकते हैं, log n प्लस 5, या यहाँ पर इस टाइप का भी कोई हो सकता है log n प्लस log n, इस टाइप का भी कोई यहाँ पर हो सकता है, ठीक है ना। तो इनको बोलेंगे लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो एसिम्प्टोटिक इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने यहाँ पर इनको अरेंज किया हुआ है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से ग्रेटर होगा आपका लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और इससे ग्रेटर होगा लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इससे ग्रेटर होगा क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इससे ग्रेटर होगा क्यूबिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इससे ग्रेटर होगा पॉलिनोमियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वेयर डिग्री इज ग्रेटर देन 3, और इससे ज्यादा होगा आपका एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये दोनों ही आपके एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है ना। यहाँ पर ये बात नोट कीजिए कि अगर आप बेस को इंक्रीज करेंगे तो वो एसिम्प्टोटिकली इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर बेस 2 है और यहाँ पर बेस आपका वेरिएबल है, तो आप 3 पावर 3 4 पावर 4 ले जाएंगे तो एसिम्प्टोटिकली लार्जर होगा इस फंक्शन से, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्यूबिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, पॉलिनोमियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये इनके इंक्रीज होने का ऑर्डर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका किस किस टाइप का हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर n हो सकता है, n प्लस कोई सम कांस्टेंट हो सकता है, लेट से n प्लस 20, या n प्लस log n टाइम का भी कुछ हो सकता है, ठीक है ना, या n प्लस रूट n यहाँ पर हो सकता है। तो इनमें आप क्या देख रहे हैं, इन दोनों में ही आपका डोमिनेंट टर्म जो हो जाएगा वो n हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर थीटा ऑफ n, या n प्लस log n टाइप का हो सकता है। यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर भी आपका n स्क्वायर आप लिख सकते हैं, या n स्क्वायर प्लस n लिख सकते हैं, अदर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके अदर फंक्शंस भी हो सकते हैं जो इसके एसिम्प्टोटिकली इक्वल होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, 2 पावर n हो सकता है, या 2 पावर n सम कांस्टेंट 15, या 2 पावर n प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, या 2 पावर n प्लस log n, इस टाइप के कुछ फंक्शंस होते हैं। ये तो सारे ही फंक्शंस एसिम्प्टोटिकली इक्वल है थीटा ऑफ 2 पावर n के, क्योंकि इन सभी में आपका डोमिनेंट टर्म क्या है, डोमिनेंट टर्म है 2 पावर n, तो लोअर ऑर्डर के टर्म को हम यहाँ पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो डोमिनेंट टर्म की हेल्प से हम इसको बाउंड कर सकते हैं, ठीक है ना। डोमिनेंट टर्म की हेल्प से हम इसको अपर और लोअर बाउंड कर सकते हैं। तो ये सभी फंक्शंस आपके एसिम्प्टोटिकली इक्वल होंगे।